नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। नए कानूनों पे हम निरंतर आपके साथ चर्चा कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन लेकर आए। अभी तक आपके साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे जरूर मैंने चर्चा की है, पर आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसको हम BSA 2023 भी बुला रहे हैं, जो कि रिप्लेसमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 25 दिसंबर 2023 में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने सेंट दिया था, अपना हस्ताक्षेप करे थे और इस बिल को एक्ट बना दिया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अपने आप में अगर आप देखेंगे तो बहुत इलैबोरेट, टेक्निकल और हर निटिग्रिटीज को कवर करने वाला कानून था। लेकिन 1872 का बना हुआ कानून आज हम 2024 में, परेशानी यहां पर थी कि कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स जो हमारे जूरिस्प्रूडेंस में हुए हैं, जो हमारी सोसाइटी में हुए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे हुए हैं, उन सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को और सोसाइटल जूरिस्प्रूडेंस और सोसाइटी की मोरालिटी में जो चेंजेस आए उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की रूपरेखा बनाई गई और उसके बाद कानून पारित करा। इनफैक्ट जो 248th पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट थी, 248th रिपोर्ट जो थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी की, जहां पर कुछ चेंजेस सजेस्ट करे गए थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उस रिपोर्ट को भी ध्यान रखते हुए हमारी संसद ने यह कानून पारित करा। आज हमारी चर्चा, क्योंकि अगर हम एक लेंथ में चर्चा करेंगे किसी भी कानून की तो कहीं ना कहीं वी विल मिस आउट ऑन रेलेवेंट पॉइंट्स and will not be able to register them more effectively. It is always better to digest it in small segments so that it becomes easier for us to retain the concept. And now we are going to start our discussion right from the preamble. Preamble अगर आप देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट का, अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का प्रियम्बल देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा एन एक्ट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। कहीं ना कहीं ये प्रियम्बल हमें बताता था कि दैट द इंडियन एविडेंस एक्ट इज एग्जॉस्टिव, दैट इज रूल्स ऑफ एविडेंस अगर आपको मिले तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में ही मिलेंगे, कहीं और देखने की आवश्यकता आपको नहीं। बिल्कुल कंसोलिडेट यानी कि हर जगह से जितने भी लॉ आपको एविडेंस से, साक्ष्य से रिलेटेड मिलेंगे, जो भी प्रिंसिपल्स एविडेंस से रिलेटेड मिले, आपने उन सारे प्रिंसिपल्स को एक जगह एकत्रित कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया। We have consolidated the law of evidence in Evidence Act 1872. कंसोलिडेट कर दिया, एक ही एक्ट में सारे प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस को कंबाइन कर दिया और इकट्ठा कर दिया। डिफाइन, अगर आपको किसी भी एविडेंस के प्रिंसिपल की डेफिनेशन चाहिए तो आपको एविडेंस एक्ट 1872 में मिलेगी, और हमने अमेंड भी कर दिया, जहां जहां चेंजेस की जरूरत थी वहां वहां चेंजेस कर दिए। यानी कि
चेंजेस कर दिए, डिफाइन करा और एक जगह एकत्रित कर दिया. कंसोलिडेट, define and amend the law relating to evidence. Of course, it suggests that it is exhaustive. You have amended also, defined also, and consolidated also. But अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखेंगे, if you look at BSA 2023, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक डिफरेंट अप्रोच मिलती है हमारे लेजिस्लेचर की. भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर, दैट इज द न्यू लॉ ऑफ एविडेंस, अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो प्रियम्बल में कंसोलिडेट वर्ड यूज्ड है. यानी कि अगेन द लेजिस्लेचर इज हिंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट दैट वी आर making it as exhaustive as possible. Please understand what I am telling you. The legislature is hinting towards this fact that we are making the Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023 as exhaustive as possible. But then they go on to say, consolidate and provide for general rules of. सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है भारतीय साक्षी अधिनियम के प्रियम्बल में, कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस. और जनरल रूल्स के साथ ही आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल्स. जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस. क्या कहने का मतलब है? दैट हम कंसोलिडेट तो कर रहे हैं, पर हम आपको जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स दे रहे हैं एविडेंस के, which are to be applied generally in all possible cases. यानी कि अगर कुछ जनरल है तो कुछ स्पेशल भी जरूर होगा. कहने का मतलब कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर ने, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर ने कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस के लिए भी. जनरली यू हैव टू यूनिफॉर्मली अप्लाई principles which are given in Bharatiya Sakshi Adhiniyam. But some possibility is there which is hinting towards the fact that there might be some special rules of evidence which the legislature might provide here and there. अब जो पर्पस बताया है इसका in an implicit way, that is very important. See, preamble में ही पर्पस छुपा होता है. And the preamble of Bharatiya Sakshi Adhiniyam provides for consolidating and provide for general rules and principles of evidence for fair trial. The legislature is pointing towards the fact that we are solely concerned right now with providing a fair trial, justiciable trial, with all reasonable opportunities of being heard, and by preserving the principles of natural justice, be it odi alteram partem, be it nemo judex in causa sua. All kinds of principles of natural justice have to be observed, preserved, and followed. Odi alteram partem, giving an opportunity to the other side of being heard. Don't come to conclusions single-handedly. Hear the other side. Give the other side an opportunity of presenting their case. Nemo judex in causa sua. No one can be a judge in his own cause. आप अपने ही मैटर को खुद एडजुडिकेट नहीं कर सकते. It shows bias, prejudice, and the decision will be flawed and unreliable. Nemo judex in causa sua. Judex damnator cum nocens absolvitor. That means the judge is condemned when the guilty is not punished. And the judge is condemned when an innocent is punished. All these sacrosanct principles of natural justice
are a part of fair trial and they have to be preserved. That is why the preamble itself says for a fair trial. They're consolidating these general principles and rules of evidence for a fair trial. और मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा जो चर्चा अगर आप देखेंगे पूरे भारतीय साक्षी अधिनियम के चेंजेस में तो वो हुई है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जहां पे डिजिटल रिकॉर्ड्स को हमने ऐड कर दिया, जहां पे डिजिटल रिकॉर्ड्स को हमने ऐड कर दिया. मेजर चेंजेस हैव बीन ब्रॉट अबाउट, major changes have been brought about. Now you see इन चेंजेस की डायमेंशन कहां तक है. अगर आप सेक्शन 1 को देखेंगे भारतीय साक्षी अधिनियम के, तो वहां पे आपको मिलेगा कि जब आप पहले सेक्शन 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को देखते थे, यानी कि पहले अगर आप सेक्शन 1 इंडियन एविडेंस एक्ट को देखते थे तो वहां पे आपको टेरिटोरियल एक्सटेंट मिलता था इंडियन एविडेंस एक्ट. यहां पे देयर इज नो सच प्रोविजन, यानी कि सेक्शन 1 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दैट इज सेक्शन 1 ऑफ द न्यू लॉ ऑफ एविडेंस, डज नॉट टॉक अबाउट द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. सर ये तो सारे बेसिक प्रिंसिपल्स का उल्लंघन हो रहा है. आप एक लॉ की एप्लीकेबिलिटी और टेरिटोरियल एक्सटेंट तो डेफिनेटली बताएंगे. यू मीन टू से दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन म्यांमार, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन रशिया, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन द सोवियत रिपब्लिक ऑफ चाइना, दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन जापान. What is the territorial extent? Is the Parliament of the Republic of India making a law for the entire world? What is the territorial extent of this legislation? Of course, the Parliament knows its territorial limits, but यहाँ पे हमने अपनी territorial limits को constrain नहीं करा. कारण उसका ये कि अगर कोई digitally recorded evidence है, ध्यान से सुनिएगा, electronically recorded evidence है, and moreover more specifically if there is a digitally recorded evidence, yani ki for example let's say even a mobile phone recording is of course a digital recording and it is done outside India, we are making it directly admissible through BSA 2023. We are making it directly admissible through Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. There is no territorial extent, means even a digital recording which is outside India will be directly admissible. That is the essence of not having the territorial extent and applicability mentioned in the first section itself. Not mentioned. You will not find a provision. In fact, अब तो कोर्ट्स मार्शल जब हम देखते थे आर्मी नेवी डिसिप्लिन एक्ट्स जो हम देखते थे सेक्शन 1 में ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखेंगे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन नहीं मिलेगा. यानी कि अब जो आर्मी नेवल डिसिप्लिन एक्ट्स जहां पर कोर्ट्स मार्शल में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता था, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उन पर्टिकुलर कोर्ट्स मार्शल प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होगा. ये बहुत बारी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता था, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था आर्बिट्रेशन का, कोर्ट्स मार्शल का, एफिडेविट्स का. कोर्ट्स मार्शल वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि अब उन पर्टिकुलर एक्ट्स के कोर्ट्स मार्शल में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इज गोइंग टू अप्लाई. कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ही सशक्त बनाने के लिए हमने कोई टेरिटोरियल एक्सटेंट दिया ही नहीं है. आगे बढ़ते आप देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी फॉर डॉक्यूमेंट. थोड़े आसानी कर दी जाए आपके याद करने. 2
सबसेक्शन 1 क्लॉज डी फॉर डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट की परिभाषा देखेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंट की परिभाषा देखेंगे तो पहले जब हम डॉक्यूमेंट की परिभाषा पढ़ते थे तो वहां पे लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, इस तरीके के सिंबल्स, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी से हम यूज टू थे। बट क्योंकि अब हमें डिजिटली रिकॉर्डेड एविडेंस को भी हमें पिक्चर में लेकर आना है, तो हमने वहां पे लिख दिया अदरवाइज रिकॉर्डेड बाय एनी अदर मीन्स, otherwise recorded by any other means, and of course any other means will include digital recorded evidence also. So yani ki will also be considered as a document. We are not going to now argue in front of the courts through the medium of case laws. Now the legislation is providing us, now the legislation itself is providing us that in the definition of document, you will find that if the matter is prescribed or recorded by any other means also, will come in the definition of a document. अब देखिए ईमेल्स, स्मार्टफोन रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी. We don't need to go through the nitty-gritties of getting electronic evidence admissible. उस पर भी हम चर्चा करेंगे of course. But the definition of document itself is talking about this. पहले अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट में देखते तो वहां पे एक्सप्रेस या प्रिस्क्राइब्ड बाय लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स आपको मिलता. अब साथ में अदरवाइज रिकॉर्डेड बाय एनी अदर मींस पे अगर आप फोकस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज हिंटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. क्लैरिटी आ गई, स्पष्ट रूप से बता. आप देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ई देखिए आप. E for evidence. Again, very simple to remember. 2 subsection 1. अगर आप क्लॉज ई देखेंगे तो वहां पे आपको एविडेंस की डेफिनेशन मिलेगी. वहां पर भी सेम आप देखिए लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, हर तरीके की ऐसी चीज को हमने इंक्लूड करा है. और आप इसको पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के साथ, यानी कि you will read it with section 530 of the new CRPC, that is 530 of BNSS 2023. वहां पे आप देखेंगे कि कंप्लेनेंट के या विटनेसेस की एग्जामिनेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस से भी, डिजिटल मींस से भी करने का प्रावधान है. एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस बाय डिजिटल मींस, बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस. स्मार्टफोन से भी एग्जामिनेशन हो सकता है. प्रोसेस सिंप्लीफाई करा. क्लैरिटी आई है इन द रूल्स ऑफ एविडेंस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू डिजिटल रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस. बहुत क्लैरिटी आई. कुछ हमने पुरानी टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा हम हटे भी हैं और नई टर्मिनोलॉजी हम लेकर आए हैं. एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ है. अगर आप देखेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 आपको पहले नहीं देखने को मिलता, तो सेक्शन 2 का करस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा सेक्शन 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2 का करस्पॉन्डिंग प्रोविजन आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 3 इंडियन एविडेंस एक्ट. सेक्शन 2 BSA corresponds with सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. तो अगर आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, दिस इज अ न्यू एडिशन जहां पे हम कह रहे हैं अगर कोई शब्द IT एक्ट 2000 में डिफाइंड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में डिफाइंड, या भारतीय न्याय संहिता 2023 में डिफाइंड है, those terminologies and words, if not defined in the Bharatiya Sakshi Adhiniyam, please refer to these 3 laws. और वहां पे अगर वो शब्द डिफाइंड है
मतलब विल बी पैरीमेटेरिया, यानी कि मतलब विल बी सेम, मीनिंग विल बी सेम. दैट मीन्स इफ अ वर्ड is not defined in Bharatiya Sakshi Adhiniyam and if it is defined or prescribed in IT Act, BNSS or BNS, यानी कि IT Act तो हमें पहले से पता ही था, BNSS 2023 which is the new CRPC, भारतीय न्याय संहिता 2023 which is the new IPC, वहां वो शब्द डिफाइंड है. You can pick up the meaning from these three legislations. IT एक्ट को देखिए अब स्पेसिफिकली इंक्लूड करें. पहले हम, अगर आपको ध्यान हो, एविडेंस एक्ट के डायरेक्ट फुटनोट्स में IT एक्ट को पढ़ते थे. हमें ज्यादा मेंशंस नहीं मिलते थे, बारिंग वन और टू प्लेसेस हमें नहीं मिलता था IT एक्ट का प्रोविजन. बट अब वहां फुटनोट्स की जगह हमें सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में डायरेक्टली भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ये बता दिया है कि IT एक्ट की तरफ भी देख लीजिए. ऐसा प्रोविजन आपको खैर इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले देखने को नहीं मिलता. सर और क्या चेंजेस आए हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें देखने को मिलेंगे? आपको ध्यान होगा कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोविजन के बारे में चर्चा होती थी जिसको हम रेस जेस्टे के नाम से जानते हैं. हम प्रिंसिपल ऑफ रेस जेस्टे के नाम से जानते थे, which was given in section number 6 of the Indian Evidence Act 1872. संक्षिप्त में अगर बताऊं तो facts do not in issue but so connected to a fact and issue so as to form part of the same transaction are relevant whether they happened at the same time or place or different times and places. इस तरीके का आपको एक प्रोविजन सेक्शन 6 में देखने को मिलता इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872. चर्चा सेक्शन 6 में हो रही है फैक्ट एंड इशू की, लेकिन अगर आप सेक्शन 4 को देखेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दैट इज द न्यू एविडेंस एक्ट, वहां पे आपको फैक्ट एंड इशू मिलेगा, साथ ही साथ इनफैक्ट रेलेवेंट फैक्ट्स भी मिलेंगे. दैट मींस फैक्ट्स डू नॉट इन इशू बट सो कनेक्टेड टू अ फैक्ट एंड इशू. और साथ साथ अगर अब आप देखेंगे तो सेक्शन 4 जो है वो प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू रेलेवेंट फैक्ट्स. यानी कि अगर फैक्ट्स आर नॉट एन इशू बट आर कनेक्टेड विद द रेलेवेंट फैक्ट, they will also be, and if they are of course in the same transaction, they will also be set to form a res geste. They will be relevant according to section 4 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. That very important major change. Of course we know what is the difference between a fact and issue and a relevant fact. Relevancy section 6A 55 of Indian Evidence Act 1872 में हम देखते थे. Fact and issue हम देखते थे which is determining the position, nature, right, extent of any right, liability or disability of the parties. Existence, non-existence, nature, extent of any right, liability or disability asserted by one party, denied by the other, उसको हम fact and issue मानते हैं. हाँ, तो सेक्शन 6 रेस जेस्टे जो हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे वहां एलिमेंट फैक्ट नहीं था. यहां सेक्शन 4 ने जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है रेलेवेंट फैक्ट को प्रोवाइड कर दिया. फैक्ट्स do not in issue but connected to a relevant fact so as to form part of the same transaction, they will also be relevant. They will also be relevant. सर और क्या मॉन्यूमेंटल चेंजेस आए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? सेक्शन 8 की अगर आप इलस्ट्रेशन देखेंगे, एक छोटा सा माइनर चेंज वहां पर भी. I remember an illustration which was talking about that a woman, a victim of rape, was basically she was ravished and she did not make a complaint. So her statement simpliciter will not be admissible as conduct. But if she says that she has been ravished and she makes a complaint also, then her statement can be considered to be relevant under section 8. You know about this illustration. Ravished को change करके raped कर दिया. एक और चेंज है. सर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है. हाँ बिल्कुल नहीं है, पर वन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे सामने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकती है, ध्यान रखना जरूरी है. दूसरी बात, अगर हम
मेंस के आंसर में भी कभी इलस्ट्रेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑफ कोर्स इट्स एन इम्पैक्ट, तो हमें रैविश्ड दिमाग में ना रहे, हमें अब रेप्ड दिमाग में। एंड थर्ड, इट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द फैक्ट दैट हम 1872 की टर्मिनोलॉजी से अब हम 2023 की टर्मिनोलॉजी पे एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट जरूर कर रहे हैं। Not an appropriate way to say that a woman was subject to the heinous offense of rape. अगर आप ravished बोल रहे हैं, raped is a more legal term, is a more legal definition, and it's a welcome change that has been gifted to us by the legislature. उसके बाद अगर आप देखेंगे ज्यादा चेंजेस आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन अगर हम कन्फेशंस की बात करते हैं, मेरे हिसाब से कन्फेशंस पढ़ने का एक बहुत सरल तरीका है। I think this is the way to read confessions. थोड़ा इजी हो जाता है। 25, 26 and then 27 is an exception to the both of them. And here also, if you see the relation between 24 and 28, it is some sort of an exception. हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते थे, यहाँ पे थ्रेट, इंड्यूसमेंट एंड प्रॉमिस, जैसे एक टीआईपी होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, एक और टीआईपी होता है which is called threat inducement promise, which is confession which is affected by threat inducement promise by a person in authority. तो हमें उस कन्फेशन पे रिलाय नहीं करना चाहिए। 28 was an exception. 29 is somewhat a standalone provision, but अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो it is somewhat related to the both of them. But our discussion right now is focused on 24, 28 and 29. लेजिस्लेचर ने भी इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करा है और सिर्फ एक सेक्शन में ही इन तीनों सेक्शंस को सम अप कर दिया है। दैट इज सेक्शन नंबर 22 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सर चेंज यहां पे कोई बिल्कुल आया है। जैसे हम पहले 24 में पढ़ते थे थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस, अगर आप 22 को देखेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ड विच इज नोन एज कोवर्शन, उसको ऐड कर दिया गया है। कोवर्शन का मतलब ऑफ कोर्स लेट अस से इट इज सम सॉर्ट ऑफ अ पुश, अ प्रेशर और अ थ्रेट that some offense will be committed against you. More clarity has been brought. Significant clarity has been brought by such small changes which have been brought about in the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Of course, they are hugely going to impact and affect our justice system. Coercion को add कर दिया। अब डायरेक्टली क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि यदि आप किसी को लेट अस से हिंट भी करते हैं कि आपके अगेंस्ट कोई ऑफेंस कमिट कर दिया जाए, आप किसी को कोर्स कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं इन द मोस्ट इलीगल वे, तब भी उस कन्फेशन को हम वेट नहीं प्रोवाइड करेंगे। दिस हैज बीन गिवन इन सेक्शन 22 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जहां पे 24, 28 और 29 तीनों जो एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस थे, उनको कंबाइन कर दिया। They have been brought about under a single section, which is section number 22 of the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. This was a short discussion, of course, limited in its area. And in the next session, we are going to come up with a more elaborate discussion on the Bharatiya Sakshi Adhiniyam,
आफ्टर सेक्शन नंबर 22 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू एविडेंस एक्ट 1872, हम बाकी बचे हुए प्रोविजंस की जरूर चर्चा करेंगे आपके साथ. I hope you have enjoyed the session. If there is any constructive feedback, it is welcome and we are waiting for your response. Thank you so much.